आज हम सीटी स्कैनर में बात करेंगे बिहार की त्रिवेणीगंज विधानसभा की, जो सुपौल जिले में आता है और सुपौल लोकसभा के ही एक विधानसभा क्षेत्र में से एक है। त्रिवेणीगंज में फिलहाल वीणा भारती वो वहां की विधायक हैं और वहां के क्या समीकरण है, और वीणा भारती जदयू से हैं, वहां के समीकरण क्या हैं, पिछला इतिहास क्या रहा है और उनका क्या इस बार असर दिखेगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, त्रिवेणीगंज के समीकरणों को, पिछले इतिहास को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, त्रिवेणीगंज के इतिहास के बारे में हम बात करें उससे पहले जो एक चीज महत्वपूर्ण दिखती है कि जब आप त्रिवेणीगंज का जातीय समीकरण देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये आरजेडी को ज्यादा सूट करता है, लेकिन जो परिणाम यहाँ पर आते हैं वो जेडीयू के फेवर में आते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इतिहास की तरफ बढ़ें तो देखिए, त्रिवेणीगंज जो विधानसभा है वहाँ जो पहला चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था, और तब एक नहीं बल्कि दो विधायक चुने गए थे, एक सामान्य जाति से और एक अनुसूचित जाति से जो है वो विधायक चुने गए थे। योगेश्वर झा और तुलमोहन राम जो है वो यहाँ से विधायक बने थे, दोनों कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अब अगर यहाँ के हम इतिहास को और स्कैन करें और थोड़ा सा इसे स्कैन करके देखें कि क्या दिखता है, तो आपको दिखेगा कि जो त्रिवेणीगंज विधानसभा है इसे आप तीन कालखंड में बांट सकते हैं। जो पहला कालखंड है वो एक दशक का है, 1957 और 1962 में जो दो चुनाव हुए वहां कांग्रेस का दबदबा दिखता है, और इस दो चुनाव में कांग्रेस को 3 विधायक मिले। लेकिन जो दूसरा कालखंड है वो 1967 से साल 2000 तक आता है, और यहां पर आपको दिखेगा कि कांग्रेस पीछे जाते चली गई और सोशलिस्टों का दावा जो है वो यहां पर बढ़ता चला गया, उनका दबदबा जो है वो बढ़ता रहा और कांग्रेस धीरे धीरे जो है वो पीछे होती रही। 1967 से साल 2000 तक कुल 9 चुनाव हुए, जिसमें 7 बार जो है सोशलिस्ट पार्टियां यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुई। कांग्रेस को सिर्फ 2 बार सफलता मिली। अब तीसरा कालखंड आता है, ये साल 2000 से 2020 के बीच का है, जब सोशलिस्ट पार्टियां ही मुख्य पार्टियां हो गई। अलग अलग जो पार्टियां थी वो आपस में भिड़ने लगी। जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, वो आपको यहाँ पर जो है उनका प्रभाव बढ़ता चला गया। हालांकि इन तीनों पार्टियों में भी अगर हम बात करें तो जेडीयू का दबदबा साफ तौर पर यहाँ पर दिखता है, और आप देखेंगे कि जेडीयू लगातार यहाँ पर जीत जो है वो हासिल करते रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये आप अक्टूबर 2005 से, तो पिछले जो 5 चुनाव यहां हुए हैं वो लगातार जेडीयू ने जीते हैं, ये बात त्रिवेणीगंज में दिखती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि त्रिवेणीगंज सिर्फ पार्टियों के आधार पर वोट करता रहा है, यहाँ व्यक्ति भी प्रमुख रहे हैं, और यहाँ पर एक व्यक्ति जिनके चर्चा किए बगैर जो है त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट को स्कैन नहीं किया जा सकता, वो हैं अनूप लाल यादव। अनूप लाल यादव जो है कुल 7 बार यहां से विधायक चुने गए, 1967, 1969, 1972, 1977, 1985 और फिर 90 और 2000 में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें यहां हार का सामना नहीं करना पड़ा। 80, 95 और 2005 के फरवरी में उन्हें शिकस्त भी झेलनी पड़ी। लेकिन अगर आप कुल मिलाकर देखें तो त्रिवेणीगंज में अब तक 17 चुनाव हुए हैं, जिसमें से 10 बार मुख्य मुकाबले में अनूप लाल यादव रहे हैं, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो दबदबा था इस क्षेत्र में, या वो कितने लोकप्रिय थे इस क्षेत्र में, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वो इतने लोकप्रिय थे कि त्रिवेणीगंज ने उन्हें 7 बार जो है अपने प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। वो सांसद भी बने, आपको सहरसा से भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था 1942 के, तो वो व्यक्ति जो है वो बड़े थे, और इसलिए जो है उनकी जीत भी जो है वो बड़ी रही और कई बार की रही।
17 चुनाव जो त्रिवेणीगंज में हुए हैं उसमें कुल 18 विधायक जो है वो बने हैं और 9 व्यक्ति ही यहां अब तक विधायक बने हैं और ये जो 18 विधायक बने हैं वो इन 9 व्यक्तियों में ही बटा है, जिसमें आपको बताऊं कि जेडीयू ने यहां पर 5 बार सफलता अर्जित की है, जो उसने लगातार कंसेक्यूटिव विक्ट्री है जेडीयू के लिए पिछले 5 चुनाव से। इसके अलावा कांग्रेस को 5 विधायक मिले, जिसमें पहला चुनाव जो 1957 में हुआ था तब उनको 2 विधायक मिले थे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 3 बार इस सीट को जीतने में सफल रही, तो एलजेपी, आरजेडी, जनता दल, लोक दल और जनता पार्टी एक बार इस सीट को जीतने में सफल रही। अनूप लाल यादव, जैसा मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक 7 बार इस सीट को जीतने में सफल रहे हैं, तो विश्व मोहन कुमार 3 बार इस सीट पर सफल रहे और वीणा भारती जो हैं वो यहां से 2 बार जो है वो चुनाव जीतने में सफल रही हैं। देखिए, अब हम यहाँ आखिरी 3 चुनाव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ें हमें क्या बता रही हैं। तो साल 2010 में हम पहुंचते हैं जहां जेडीयू की तरफ से अमला देवी जो है वो चुनाव लड़ रही थी। सुरेंद्र नारायण सरदार जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और एलजेपी से यहां अनंत कुमार भारती जो है वो प्रत्याशी बनाए गए थे। तो एक ट्रायंगुलर फाइट उस वक्त होती है जिसमें अमला देवी को 63,729 वोट मिलते हैं, मतलब कि 49%। साल 2010 वो साल था जब जेडीयू की लहर थी और जो सुरेंद्र नारायण सरदार हैं कांग्रेस प्रत्याशी, वो एलजेपी से भी पीछे चले गए, वो तीसरे स्थान पर चले गए और दूसरे स्थान पर अनंत कुमार भारती एलजेपी के प्रत्याशी रहे, जिन्हें 44,706 वोट मिले, मतलब कि 34.35% वोट, और सुरेंद्र नारायण सरदार को मिले 8,605 वोट, मतलब 6.62% वोट। तो अमला देवी जो जेडीयू की प्रत्याशी थी उनको 19,023 वोटों की जीत मिली, तो एक बड़ी जीत उनके लिए। फिर साल 2015 आता है। 2015 में महागठबंधन आकार ले चुका था, जिसमें समाहित थे जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस 3 पार्टियां, और यहां पर महागठबंधन से ये सीट स्वाभाविक तौर पे जेडीयू को दी गई कि आप यहां से चुनाव लड़ें। तो एलजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए एनडीए ने तय किया कि यहां एलजेपी अपना प्रत्याशी दे। लेकिन जो एक दिलचस्प बात हुई वो ये हुई कि अमला देवी का टिकट जो है वो कट गया और इस वजह से अमला देवी पप्पू यादव की पार्टी जैप लोकतांत्रिक से यहां चुनावी मैदान में उतर गई और जेडीयू ने वीणा भारती को जो है वो टिकट दिया। पूर्व विधायक विश्वमोहन भारती की पत्नी, उनको यहां से जो है टिकट मिला। विश्वमोहन भारती भी यहां से 3 बार चुनाव जीते हैं, वीणा भारती 2 बार चुनाव जीती हैं। तो इस फैमिली के पास भी जो है वो 5 बार आप देखिएगा कि ये सीट रही है। खैर, हम 2015 की बात कर रहे हैं, तब वीणा भारती को 89,869 वोट आए थे और जो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था, इसने समीकरण नहीं अंक गणित बनाया था और वो जब सब जुटे तो वीणा भारती के वोट हुए 57.53% और अनंत कुमार भारती जो कि एलजेपी के प्रत्याशी थे उनको आए 37,469 वोट, मतलब लगभग 24% वोट, और अमला देवी जो कि उस समय सिटिंग विधायक थी उनको आए 7,340 वोट, मतलब कि 4.7% वोट, और वीणा भारती 52,400 वोटों से ये चुनाव जीतने में सफल रही। 2020 आते आते तक राजनीति ने फिर से एक करवट ले ली थी। जो जेडीयू है वो वापस से एनडीए फोल्डर में आ चुका था और स्वाभाविक तौर पर एनडीए ने जेडीयू की सिटिंग सीट पर उसी से कहा कि आप ही प्रत्याशी दें और जेडीयू ने एक बार फिर से वीणा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया।
इस बार आरजेडी लड़ने आया महागठबंधन की तरफ से संतोष कुमार सरदार आए। उनका भी जो एक राजनीतिक इतिहास देखिएगा तो वो राजनीतिक विरासत उनके पास है। उनके पिता, उनके चाचा सभी जो है राजनीति में रहे हैं, बेहतर करते रहे हैं। तो संतोष कुमार सरदार को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया और 2020 के ट्रेंड के अनुसार जेडीयू के प्रत्याशी होने के कारण एलजेपी ने भी अपना प्रत्याशी यहां पर दिया। लेकिन संतोष कुमार सरदार ने तगड़ा मुकाबला किया और बिल्कुल नेक टू नेक वाली फाइट जो है यहां पर हुई, जिसमें वीणा भारती, जिनको कि 79,458 वोट आए थे, 44.8%, और संतोष कुमार सरदार जो हैं वो 76,427 वोट ले आए, मतलब 43.1%। तो सिर्फ जो मतों का अंतर दोनों में रहा वो 1.7% का रहा और वीणा भारती 3,031 वोटों से चुनाव जीती। तो बिल्कुल एक क्लोज फाइट, रोमांचक मुकाबला था। अब सवाल उठता है कि इस बार क्या होगा। तो देखिए, इस बार भी लगता है कि मुकाबला जेडीयू और आरजेडी के बीच ही होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में एलजेपी को यह सीट छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव से एलजेपी यहां पर चुनाव लड़ रही है। तो आप क्या देखते हैं कि जो दावेदार हैं, तो आरजेडी से संतोष कुमार सरदार का नाम जो है वो आता है, क्योंकि संतोष कुमार सरदार ने पिछली बार जो है वो बेहतर प्रदर्शन किया था। हालांकि कई और दावेदार भी हैं आरजेडी से, जिसमें डॉक्टर BN पासवान की संभावना है कि वो आरजेडी में आएंगे, तो फिर वो एक दावेदार हो सकते हैं। दुर्गी सरदार हैं जो कि प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनका भी दावा यहां पर मजबूत दिख रहा है। जबकि जेडीयू से वीणा भारती का दावा मजबूत बनता है, सिटिंग विधायक हैं 2 बार की, और इस बार वो हैट्रिक लगाना चाहेंगी। हालांकि अगर आप देखें तो जो पूनम कुमारी हैं जेडीयू की जिला सचिव, और सोनम सरदार, ये भी प्रयास कर रहे हैं जेडीयू की तरफ से कि उनको टिकट मिले। एलजेपी से अनंत कुमार भारती और विजय पासवान और रेणु लता भारती, ये 3 दावेदार हैं। लेकिन लगता ऐसा ही है कि ये सीट जेडीयू ही लेगी और महागठबंधन से ये सीट आरजेडी के पास ही जाएगा। तो ऐसे में जातीय समीकरण यहाँ का क्या है, जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में एक बात कही थी कि जातीय समीकरण जो है वो आरजेडी को सपोर्ट करता है, लेकिन जीत यहाँ पर जेडीयू को मिलती है। देखिए, यहाँ पर जो एससी वोटर्स हैं वो लगभग 18.5% हैं, 18.53%। एसटी जो हैं वो 0.69% जो है वो हैं, तो 0.69% एसटी हो गए। जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी है, 14.9%, मतलब लगभग 15%, और यादव वोटर्स जो हैं वो 25 से 26% हैं। तो जो एमओआई है वो 40 से 41% का बनता है। और अगर आप इधर देखें तो जो राजपूत हैं 1.5 से 2%, ब्राह्मण 2.5 से 3%, तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं वो बमुश्किल 5% ही हैं। कोयरी कुर्मी को मिला दीजिए तो 4 से 5%, वैश्य अच्छी संख्या में हैं 9.5 से 10.5% के आसपास। तो जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती रही हैं इधर पिछले 3 चुनावों में, अगर आप उनको देखें तो वो 20-21% का ही आंकड़ा पहुंचता है, और एमओआई पहुंचता है 40 से 41%। तो ऐसी स्थिति में तो आरजेडी को एक तरफा जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसके पीछे वजह यह है कि यहां पर जो यादव जो नेता हैं जेडीयू के पास वो बड़े हैं, कद्दावर नेता हैं, जैसे कि विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से चुनाव लड़ते हैं, नरेंद्र नारायण यादव हैं जो आलमनगर से चुनाव लड़ते हैं और बिहार विधानसभा के उपसभापति हैं, और दिनेश चंद्र यादव जो हैं जो सांसद हैं। तो ये 3 बड़े यादव नेता हैं, तो वो यादवों के वोट में सेंधमारी हो जाती है, ऐसा लगता है, क्योंकि परिणाम अगर आप देखें तो वो चीजें दिखती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक
ये चीज निकल कर आती है कि बाकी जितनी जातियां हैं वो सब एनडीए को वोट कर दे रही हैं। आज चूंकि 20 से 21% ये हुआ, अन्य ओबीसी ईबीसी आप देखिए तो वो 18 से 19% के आसपास होता है, तो इसे भी जोड़िए तो ये 40% के आसपास ही पहुंच रहा है। और जेडीयू को वोट आ रहे हैं 44.8%, 45% के आसपास। तो एससी वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा भी उनकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो जो त्रिवेणीगंज है, यहां समीकरण के उलट जो है वो परिणाम आता है। अब इस बार क्या होगा, इस बात को लेकर दिलचस्पी है, क्योंकि पिछली बार बहुत टाइट फाइट हुई है और सिर्फ 1.7% का डिफरेंस है पहले स्थान पर रहने वाली वीणा भारती और दूसरे स्थान पर रहने वाले संतोष कुमार सरदार के बीच में। तो इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्या समीकरण जिस तरह से काम करते आए हैं अभी तक पिछले 4-5 चुनावों से, उसी तरह से काम करेंगे जेडीयू के फेवर में, या इस बार आरजेडी अपना लालटेन यहां जलाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुकाबला कांटे का होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चलिए, तो त्रिवेणीगंज में जो राजद और जदयू के बीच यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच जो मुकाबला होगा उसे दूसरी पार्टियां कितनी प्रभावित करेंगी, कितना असर डालेंगी, ये देखने वाली बात होगी। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।